ठीक है, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही मजेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बीआरएस या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? और पहली बात तो ये जो चैप्टर है ना ऑप्शनल है। ठीक है, ऑप्शनल का मतलब ये होता है भाई ये कंपलसरी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, इसको आप ये समझ लो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हो। ठीक है, लेकिन हाँ एक बिजनेसमैन के लिए काम तो बढ़ जाता है बीआरएस बनाने का। बीआरएस क्यों बनाते हैं? तुम लोगों ने डबल कॉलम कैश बुक बनाया होगा जिसको हम 2 कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं, अगर याद आ रहा हो किसी को तो। याद आ रहा होगा सभी को? या 3 कॉलम कैश बुक बनाया होगा जिसमें कैश एंड बैंक कॉलम था, याद है? वो हम लोग अपने यहाँ बनाते हैं। एक बिजनेसमैन अपने यहाँ पर कैश बुक बनाता है जिसमें बैंक कॉलम का बैलेंस, ठीक है, यानी आप कह सकते हो कैश बुक का बैलेंस, और बैंक अपने यहाँ पर आपका हिसाब किस में रखता होगा? ठीक है, बैंक आपका हिसाब कहाँ रखेगा बोलो? बैंक आपका हिसाब रखेगा पासबुक में। ठीक है, पासबुक होती आपके पास है लेकिन किसकी प्रॉपर्टी है? बैंक की। उसमें एंट्री करने का राइट्स किसके पास है? बैंक के पास। तो बैंक पासबुक रखता है, इसमें भी डेबिट क्रेडिट के कॉलम रहते हैं और हमारे यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट के कॉलम देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली हम जिसको डेबिट बैलेंस कहते हैं उसको बैंक क्रेडिट बैलेंस कहता है, क्योंकि बैंक के लिए वो लायबिलिटी है और हमारे लिए वो एसेट्स है। मेरा बैंक में अगर मेरा सेविंग अकाउंट है और उसमें जो पैसा दिख रहा है मुझे, वो डेबिट बैलेंस मेरे लिए डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक के हिसाब से, और पासबुक में वो कौन सा बैलेंस शो कर रहा होगा? क्रेडिट। क्योंकि पासबुक में जब आप क्रेडिट देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, और जब आप कैश बुक में डेबिट देखते हो तब आपको अच्छा लगता है, क्योंकि कैश बुक में डेबिट बैलेंस मेरी एसेट्स है और पासबुक में क्रेडिट बैलेंस भी मेरी एसेट्स है, क्योंकि वो तो बैंक की लायबिलिटी, तो मेरी तो एसेट्स ही हुई ना। लेकिन जब एक पर्टिकुलर डेट को इन दोनों की डेबिट और क्रेडिट, या कह लो डेबिट या क्रेडिट के बैलेंस जब सेम मैच नहीं हो पाते, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट को जब इन दोनों के बैलेंस मैच नहीं हो पाते तो हम इसको मैच करने के लिए या इनके जो बीच में जो डिफरेंस आए उनको पता करने के लिए एक स्टेटमेंट रेडी करते हैं और उसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, या बीआरएस। तो बीआरएस बनाया जाएगा एक पर्टिकुलर डेट को। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो बीआरएस का मीनिंग क्या हो गया? एक किसी पर्टिकुलर डेट को जब कैश बुक और पासबुक के बैलेंस मैच नहीं होते तो हम उन एरर्स को या उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेटमेंट रेडी करते हैं और उस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? बीआरएस। ठीक है, ये हो गया मीनिंग। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज, प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब अगर आप रोज रोज भी बनाओगे ना तो आपका बैलेंस मैच नहीं खाएगा। रोज देखोगे आप, क्योंकि आपने जैसे अभी हम रीजन भी देखेंगे, तो इसको रोज रोज नहीं बनाया जाएगा। जनरली मंथ एंड में, क्वार्टर एंड, हाफ ईयर एंड या ईयर एंड में बनाया जा सकता है। जिसके बहुत ज्यादा ट्रांजिशन होते हैं वो महीने में भी बना सकता है, जिसके बहुत लिमिटेड गिने चुने ट्रांजिशन होते हैं वो 2 महीने 3 महीने में एक बार बना सकता है, और जिनके ट्रांजिशन साल भर में 2-4 होते हैं वो चाहे तो साल में एक बार भी बना सकते हैं, लेकिन एक बनेगा एक पर्टिकुलर डेट को। ठीक है, जनरली ये मंथ एंड पे बनता है जब बैंक हमारे पास स्टेटमेंट भेजता है। तो प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक निर्धारित किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनेगा। फाइंड आउट दी एरर्स, इससे एरर्स पता चलेंगे कि कहीं कोई हमने गलती तो नहीं कर दी, ठीक है, या बैंक ने कोई गलती तो नहीं कर दी। अभी रिसेंटली एक बार ये हुआ कि मेरे अकाउंट से एक ईएमआई कटती है, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो 2 बार कट गई। ठीक है, जैसे ही वो कटी मेरे पास पहला मैसेज आया, मतलब 2 तारीख को कटती है तो पहला तो मेरे पास मैसेज आया 2 तारीख को मेरा ईएमआई कट गया। फिर ईएमआई कटा अचानक से 5 तारीख को फिर से कट गया। तो मैंने पता किया कि यार ये तो 2 बार कट गया। स्टेटमेंट देखा तो हाँ 2 बार डेबिट हुआ था। बैंक को कॉल किया तो बैंक बोलता है हमारी कोई गलती नहीं, जिसके थ्रू जहां से आपने लोन लिया है या जहां से आपने लोन करवाया उसकी गलती है। मैंने उसके पास कॉल किया तो बोलते सर अनफॉर्चुनेटली हो गया था, हम आपका पैसा बहुत जल्दी वापस कर देंगे। वापस आ गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं कॉल नहीं करता तो वो तो हो गया था ना गड़बड़ी, मेरे अकाउंट से पैसा चला गया था 2 बार। तो इसलिए फाइंड आउट दी एरर्स। अगर हम बीआरएस बनाते, देखो एक हो गया ऑरल बीआरएस, मुझे पता है मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, और अगर उस लिमिट से कम हुआ या अचानक से मेरे अकाउंट में डेबिट होने का मैसेज आ जाता है तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अकाउंट से पैसा कटा है, लेकिन किस चीज का कटा है वो मैं बीआरएस बनाने के बाद पता कर पाऊंगा। तो फाइंड आउट दी एरर्स, अगर कोई गलती हो गई है, हो सकता है कभी कभी बैंक से भी गलती हो जाती है, तो हमको वो एरर फाइंड आउट हो जाएंगे। वो एरर्स अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर है सेपरेट प्रिपरेशन। इसका सेपरेट प्रिपरेशन किया जाता है। आप इसे ना लेजर के साथ, ना किसी सब्सिडरी बुक के साथ मर्ज कर सकते हो, ना किसी फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है। मैंने कहा ना ये टोटली ऑप्शनल है, आप अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हो। भाई कि कोई गलती हुई है तो समझ में आ जाएगा, नहीं हुई है तो रीजंस पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ वैलिड रीजंस भी होते हैं, ये रीजंस ही हैं। देखो इनमें गलती एक भी नहीं लिखी कहीं पे। गलतियां ऐसा नहीं है कि बैंक ने गलत किया है हमने गलत किया है, या ज्यादातर चांस होते हैं हम ही गलत करते हैं, बैंक कम गलत करता है, क्योंकि बैंक के पास सारा सिस्टम के थ्रू काम होता है, यानी कंप्यूटर के थ्रू काम होता है। तो जो भी होगा सेपरेट प्रिपरेशन होगा इसका। कंपेयरिंग द बैलेंसेस, हम बैलेंसेस कंपेयर करते हैं, यानी इसका डेबिट बैलेंस इसका क्रेडिट और इसका क्रेडिट इसका डेबिट। तो बैलेंस को कंपेयर भी किया जा सकता है आसानी से कि उसका और हमारा बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा है। तो
कंपेयरिंग द बैलेंसेस और प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस, ठीक है, या बिजनेसमैन कह लो, या जनरली हम नॉर्मली आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हो आपने कभी बीआरएस नहीं बनाया होगा, जबकि सबके बैंक अकाउंट्स है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे लिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, हम हफ्ते में एक बार निकालते हैं और महीने में एक बार डालते हैं। समझ में आ रहा है? यानी पैसा डिपॉजिट करते हो महीने में एक बार और विड्रॉ करने जाते हो हफ्ते में एक बार ज्यादा से ज्यादा। इसलिए आपको पता है सब कुछ एक मिनी स्टेटमेंट में समझ में आ जाता है। और ज्यादा से ज्यादा आजकल मिनी स्टेटमेंट भी नहीं है तो आप मंथली स्टेटमेंट ले लो, पासबुक में एंट्री करा लो, समझ में आ जाता है कि किस चीज का क्या पैसा कटा है। तो जनरली हम लोग नहीं बनाते बीआरएस। बीआरएस कौन बनाता है? या तो बिजनेसमैन जिनके ह्यूज ट्रांजेक्शन होते हैं, जो दिन भर में 4-5 चेक इशू करते हैं, पेमेंट होती है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, वो बीआरएस बना सकते हैं। समझ में आया? तो बीआरएस जनरली बिजनेसमैन बनाते हैं या बिजनेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे 4-5। अब बात करते हैं इसकी यूटिलिटी, ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, जो भी कह लो सब कुछ यही है। क्या फायदे हैं इसके? सबसे पहले नॉलेज ऑफ एरर्स, ये पॉइंट तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी था ये पॉइंट कि एरर्स ढूंढने में हेल्प करेगा हमारी, या उसकी विशेषता है कि वो एरर ढूंढता है, तो ये हमारे लिए महत्व, इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ना कि अगर गलतियां ढूंढनी है तो क्या करो, बीआरएस बना के देखो, ठीक है। तो नॉलेज अबाउट या नॉलेज ऑफ एरर्स, कुछ गलतियां अगर हुई हैं बैंक के द्वारा या हमसे तो उन गलतियों का पता चल जाएगा। दूसरा है नॉलेज ऑफ एक्चुअल बैंक बैलेंस, ठीक है। अब मैं सोच के बैठा हूं कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है, या मैं सोच के बैठा हूं 5000 है, लेकिन रियल में मेरे अकाउंट में 5000 है ही नहीं, तो बीआरएस बनेगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम तो डेबिट बैलेंस को ही क्या मान के बैठे होते हैं कि यही बैंक बैलेंस है, लेकिन जब चेक किया पासबुक तो पासबुक में कुछ और ही आंसर आ रहा है। तो इसलिए डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस यानी एक्चुअल बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी जब आप क्या बनाओगे, बीआरएस। तो नॉलेज ऑफ एक्चुअल बैंक बैलेंस आपको पता चल जाएगा। फिर नॉलेज अबाउट इंटरेस्ट, बैंक आपसे पूछ के आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डालता है क्या? बैंक ना आपसे पूछ के डालता है और ना मैनेजर से पूछ के बैंक में इंटरेस्ट जाता है। आजकल तो क्या सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, ठीक है, उन्होंने सेट कर रखा है सब कुछ मामला। जैसे हो सकता है कुछ बैंकों ने मंथली, कुछ बैंकों ने 2 महीने में एक बार, कुछ बैंकों ने 3 महीने में एक बार ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। मतलब मुझे भी पता नहीं चलता कि कब डालते हैं। जनरली जैसे मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो वो 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, सभी को पता होगा। तो आपसे पूछ के थोड़ी डालते हैं। लेकिन अगर मैं बीआरएस अब मुझसे पूछ के नहीं डालते तो मैं इसमें तो कैश बुक में एंट्री कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि कैश बुक में एंट्री तो बैंक के हिसाब से थोड़ी होती है, हम अपने हिसाब से करते हैं, कैश बुक हम मेंटेन करते हैं। लेकिन पासबुक में तो एंट्री हो जाएगी जैसे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा, तो उस इंटरेस्ट की जानकारी भी मिल जाएगी जब हम बीआरएस बना रहे होंगे। समझ में आ रहा है? यानी आपके अकाउंट में कितना इंटरेस्ट आया है ये कब पता चलेगा, जब आप बीआरएस बनाओगे या पासबुक में एंट्री करोगे। दूसरा बैंक चार्जेस, बैंक आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक, आपको पता होगा ज्यादातर 117 रुपए, कुछ बैंकों का 115 रुपए, किसी प्राइवेट बैंक का 150 रुपए साल में एनुअल चार्जेस कट जाते हैं एटीएम के। अभी एक और बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा 12 रुपए कटा, मैंने देखा किस चीज का कटा, तो बोलते हैं एसएमएस के चार्जेस है, हम आपको जो एसएमएस भेजते हैं, मतलब हर चीज आपसे ले लेते हैं वो लोग। तो ये सब क्या है, आपके अकाउंट से और किसी भी चीज के चार्जेस, आपका चेक बाउंस हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो बैंक चार्जेस वगैरह या जो भी चीज के चार्जेस कटे हैं वो भी हमको थोड़ी पूछ के काटता है बैंक। जिस तरह हमसे बगैर पूछे इंटरेस्ट हमको दे सकता है, वैसे हमसे बगैर पूछे हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट काट सकता है या चार्जेस डिडक्ट कर सकता है। तो बैंक चार्जेस वगैरह के बारे में नॉलेज मिल जाएगा जब हम बीआरएस बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया मेरे बैंक अकाउंट में, तो हम यहां तो एंट्री नहीं कर पाएंगे ना, लेकिन बैंक में बैंक मना करेगा क्या? देखो, बैंक से पैसा निकालने पर रिस्ट्रिक्शन है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा का अकाउंट है तुम पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा का क्या, दुनिया के किसी भी अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि पैसा डालना तो अच्छी चीज है ना, लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया था जब ये गलत चीज मानी गई। कब? डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, उस टाइम पे लोगों ने पुराने वाले नोट हर किसी के अकाउंट में डाल दिए, ठीक है, मेरे अकाउंट में डाल दिए पुराने नोट 5 लाख के। अब बैंक मेरे से पूछ रहा कहां से है बता, ठीक है, मैंने कहा मेरे तो है ही नहीं, तेरे ही अकाउंट में डाले हैं, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई। फिर उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि जो भी डिपॉजिट कर रहा है उसकी आईडी लो, ठीक है। हाँ, नहीं आया, ठीक है, तेरे जैसे कमीने लोग उस टाइम पे मुझे जानते नहीं थे ना, नहीं तो डाल देते, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी ने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया तो डायरेक्ट डिपॉजिट करना तो अच्छी बात होती है ना। अगर मेरा अकाउंट तुम सब लोगों के पास है तो तुम लोग जो है ना फीस डायरेक्ट अकाउंट में भेजते हो, मान लो सब लोग डिजिटल हो, ठीक है, वैसे हो नहीं लेकिन मान लो हो, तो तुम लोग डायरेक्ट फीस भेज देते हो मंथली,
तो मेरे को थोड़ी ना पता चलता है। मैं पासबुक में एंट्री तो हो जाएगी ऑटोमेटिक, लेकिन कैश बुक में हो पाएगी क्या? नहीं। लेकिन जब बीआरएस बनाऊंगा तब पता चल जाएगा कि किस किसने डायरेक्ट डिपॉजिट मेरे अकाउंट में कर दिया। समझ में आ रहा है? तो कोई अगर कस्टमर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या कोई डेटर वगैरह जो भी हो सकते हैं, वो अगर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देंगे, तो इस चीज की भी नॉलेज हमको बीआरएस बनाते टाइम हो जाएगी। इसके अलावा एक्चुअल पेमेंट स्टेटस ऑफ इशूड चेक, कभी कभी मैं चेक इशू कर देता हूं, लेकिन चेक इशू करने के बाद क्या तुरंत या उसी दिन क्या क्लियर हो जाएगा? नहीं। जैसे याद करो, हम लोग एंट्री करते थे परचेज फर्नीचर एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो एंट्री क्या करते थे तुम लोग? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू चेक, नहीं बैंक कर देते थे ना, उसी दिन क्रेडिट कर देते थे। तो बैंक के हिसाब से कैश बुक में तो उसी दिन एंट्री हो जाती होगी, कैश बुक में तो उसी दिन एंट्री हो जाएगी ना, बाय फर्नीचर और बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। लेकिन जिस बंदे से तुमने फर्नीचर खरीदा, उस बंदे ने क्या उसी दिन जाके डिपॉजिट कर दिया होगा क्या? भाई चेक है, 3 महीने की वैलिडिटी रहती है, आराम से डिपॉजिट करेंगे। समझ में आ रहा है? जरूरी तो नहीं तुम लोगों ने मुझे फीस की जगह पर चेक दिया तो मैं तुरंत दौड़ के जाऊंगा बैंक, बोले ऐसा ना हो ये बाउंस हो जाए। अरे होना होगा तो हो ही जाएगा वो तो, और वैसे भी 2 दिन का टाइम लगता है। मैं तुम्हें पकड़ के थोड़ी बैठूंगा 2 दिन तक, कहीं जा रहा नहीं, चेक दिया तुम, हाँ फालतू में खिलाने पिलाने का खर्चा और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं तो बोलूंगा जाओ, मैं देख लूंगा जो होगा। इसीलिए बैंक ने चेक बाउंस होने पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, जेल भी हो सकती है, धोखाधड़ी का केस बन सकता है, चार्जेस तो लगते ही लगते हैं, वो तुम्हारे अकाउंट से कटेंगे। अगर तुम चेक देते हो और चेक बाउंस होता है तो तुम पे चार्जेस कटेंगे, वो 600-700 रुपए के आसपास कुछ है। ठीक है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट इजीली। और क्रेडिट स्कोर खराब होगा वो अलग, आजकल क्रेडिट सिविल स्कोर बोलते हैं, ये एक बड़ी चीज है आजकल। चेक बाउंस होना मतलब सिविल स्कोर खराब होना, आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए चेक बाउंस होने से बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन जिनके बहुत सारे चेक बाउंस हो चुके होंगे वो उनको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब उनका सिविल स्कोर माइनस में है, तो कुछ अब भगवान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ना। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक बाउंस हो जाए। चेक इशू करने पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन, चेक तो तुमने बढ़िया बना दिया, सेकी में इतना सेकी मार रहा है, सेकी जा रहा है, बना दिया और फिर क्या हुआ? अकाउंट में पैसे ही नहीं, चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी तो क्या होता है, जो अकाउंट बंद हो गया उसकी चेक बुक से चेक काट दिया। एक बार हुआ था हमारे साथ, ए भाई होशियार, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। ठीक है, हाँ पूछ के रहा है, वो से तुझसे ज्यादा आता है। ठीक है, तो एक्चुअल पेमेंट स्टेटस पता चल जाएगा हमको कि हमने जो चेक इशू किए हैं वो रियल में बैंक में पहुंचे या नहीं पहुंचे। ठीक है, फिर इसके अलावा नॉलेज अबाउट द चेक कलेक्टेड, हमने जो चेक कलेक्ट किए हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। हम चेक बैंक में डिपॉजिट करके आया, लेकिन चेक बाउंस हो गया और मैं क्या सोच रहा हूँ पैसा आ गया होगा। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, मैं किसी के भरोसे बैठा हूँ कि अरे उसने पैसा भेज दिया होगा, मेरे अकाउंट में पैसा होगा, मैंने किसी को चेक दे दिया, लेकिन रियल में चेक मेरा बाउंस हो गया। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी कब? जब आप बीआरएस बनाओगे। एक बार इसकी डिटेल थ्योरी आप लोग पढ़ के देखो फटाफट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।